ये हम सबों का साझा अनुभव है। हम जब बच्चे होते हैं, कोई खेल खेल रहे होते हैं, अपने तरफ से किसी तरह एन तेन प्राकृतिक सामग्रियां जुटा करके एक खेल का उपक्रम बना करके उसमें मग्न होते हैं, और उसी समय कोई दूसरी टीम या पार्टी चली आती है जो उस खेल पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती है। तो हारता हुआ देख जो पहली पार्टी है वो उस खेल को भाड़ देती है। जो भी उसने सामग्री इकट्ठी की थी, जिस तरह का वो एक संयोग बनाया था, एक रूपरेखा चित्रण बनाई गई थी, उसे वो बिगाड़ देता है और उसके बाद कहता है कि हम भी नहीं खेलेंगे, तुम भी नहीं खेलोगे। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह। और कल जिस समय से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, तब से तो माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है, लेकिन उसके कहीं बहुत पहले से ही विशेष करके तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक खबर जो पहले दबी हुई थी, या जिनके पास भी वो जानकारी थी, वो उस खबर को सार्वजनिक नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि नतीजों को लेकर के जो अनिश्चितता बनी रहती है, उस अनिश्चितता में ऐसा कोई भी वो काम नहीं करना चाहते थे जो आने वाले समय में वो बाजी पलट दे। लेकिन कल जब एग्जिट पोल के नतीजे आ गए, तब एक खबर आ गई बाहर। तमिलनाडु से तो एकदम पुष्ट खबर है कि वहाँ के सेक्रेटेरिएट में जो अधिकारी लोग हैं, स्वाभाविक है कि अपने पॉलिटिकल लीडर्स के इशारे पर ही कुछ फाइलों को ऑफिस के सामान्य समय के बाद जलाए जा रहे थे। पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के फाइलों को या तो गोपनीय किया जा रहा है, या जलाया जा रहा है, या छिपाया जा रहा है। आप कहेंगे हम तो डिजिटल एज में रह रहे हैं, तो फाइलों को जलाने से क्या लाभ, क्योंकि सब चीज़ों का एक डिजिटल प्रोफाइल है, डिजिटल एक लाइब्रेरी है। नहीं, कुछ चीज़ों को आज भी डिजिटल मोड में नहीं रखा जाता है, और उनमें होती हैं इंटेलिजेंस की खबरें। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल और केरला, क्यों सत्ता में रहते हुए कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है? क्योंकि सत्ता के की मशीनरी का वो भरपूर उपयोग करता है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की ही सरकार नहीं, आसाम में भी, पुडुचेरी में भी और केरला में भी इन लोगों ने किया होगा। लेकिन चूंकि उन दोनों जगहों पर मेरा कहना है, आसाम और केरलम की बात तो अलग है, पुडुचेरी तो खैर एकदम ही अलग विषय है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल पर पूरी दुनिया से मतलब है पूरे भारत और जितने भारतीय बाहर रहते हैं उनकी नज़र थी, पैनी नज़र थी। इसलिए वहाँ इंटेलिजेंस की फाइलें जलाई जा रही। अब डर है। आप कहेंगे कि इंटेलिजेंस की फाइलों में आखिर होता क्या है? मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। जब मैं अलग अलग अखबारों में काम करता था, मूलतः मैं रिपोर्टिंग के सिलसिले में, लिखने का सिलसिला तो अलग अलग अखबारों में ऐसे भी चला, लेकिन जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता था द टेलीग्राफ, द हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए, तो मेरा अक्सर उन लोगों से सामना होता था जो सरकारी महकमे के इंटेलिजेंस रिपोर्टर होते थे। कई बार वे लोग मेरी मदद कर देते थे, या मतलब पत्रकारों की, और कई बार पत्रकार उन्हें बता देते थे कि इस सभा में क्या क्या हुआ। तो उनकी दृष्टि में हमारे लिए महत्वपूर्ण होता था कि जो मुख्य वक्ता है, अगर चीफ मिनिस्टर वहाँ आ रहा है वक्ता के रूप में, तो चीफ मिनिस्टर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, या कोई लीडर आया तो इम्पोर्टेंट हो गया। लेकिन इंटेलिजेंस के जो रिपोर्टर होते थे ना, उनके लिए वहाँ पर बैठे हुए हर व्यक्ति का जेस्चर, कौन क्या कह रहा है, ऐसे तो हर चीज़ को नोट करते थे लोग, लेकिन उनका उन चीज़ों पे विशेष मार्किंग होता था जो इंटेलिजेंस इनपुट में कहीं सहायता है। और तो और उस सभा में कौन कौन मौजूद है, सभा के लोग, तो उनकी प्रोफाइलिंग बहुत डिटेल में होती थी। लेकिन वे लोग भी कुछ उसी तरह से काम करते हैं जैसे काम करते करते जो एक होते हैं ना, वर्क फटीग। तो ऐसा नहीं किया वो एक एक वक्ता का लिखे जा रहे हैं, लेकिन हाँ, जहाँ कुछ भी चौंकाने वाली खबर उनको मिलती थी, उस खबर को वो लोग तुरंत ही अपने डायरी में दर्ज कर लेते थे। उन सब खबरों को जो पहले तो स्क्रिबल करते हैं, फिर उसकी दिन भर के हर आदमी का एक बीट रिपोर्टिंग होता है कि तुम्हारा ये एरिया है, इस एरिया में तुम इन इन जगहों पे जाओगे। तो ऐसे करके हमारी मुलाकात तो उनसे वहीं होती थी जहाँ किसी तरह का कोई पॉलिटिकल एक्टिविज्म हो रहा है, कहीं कोई फंक्शन हो रहा है, और उस फंक्शन में कोई विशेष तरह का डिग्निटरीज आ रहा है। लेकिन उनका काम तो और भी होता है। वो गली मोहल्लों में घूमते रहते हैं, चौराहों पर, नुक्कड़ में, पान की दुकान पर भी खड़ा होकर के लोगों के पल्स को टटोलते रहते हैं।
उन सब चीज़ों में जो उनको इनपुट मिलता है, जो उन्हें लगता है कि इंटेलिजेंस के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और विशेष करके उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो सत्ता में है और जाने वाली है या फिर आ सकती है, तो उन सब चीज़ों का उन्हें एक तरह से उनको एक गाइडलाइन भी मिलता है कि तुमको अभी क्या करना है। तो अब जो ये फाइलें जलाई जा रही हैं, हो सकता है कि तमिलनाडु में इतने लंबे समय से जो जनता के भीतर जो एक कहते हैं ना कि सीमरिंग फीलिंग ऑफ कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी था, उसके साथ साथ प्रो फीलिंग फॉर दोज हु आर गोइंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन, इसके अलावा भी तमाम तरह की बातें, चूंकि अब हम जानते नहीं हैं तो एग्जैक्ट तो वही बता सकता है जिसने जलाया हो, या एग्जैक्ट तो पश्चिम बंगाल में वही बता सकता है जो उसे छुपा रहा हो या जिसे ऑलरेडी छुपा चुका हो। लेकिन ये सारे जो तिकड़म अभी चलने लगे हैं, इन सब तिकड़म के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्हें पहले से ही पता था कि हम हार रहे हैं, और अगर आ भी रहे हैं, जैसे तमिलनाडु में अभी वो जो जोसेफ दलपति है, वो बेसिकली अपना नाम छुपा करके फिल्मों में रहता है जिससे कि वो हिंदुओं के बीच में भी पॉपुलर हो सके, और पॉपुलर है ही, वो है क्रिश्चियन, लेकिन जेस्चर के लिए वो मंदिर भी जाता है और चर्च में भी रेंगता हुआ रहता है। तो उसका स्टालिन के साथ कांटे की टक्कर है। एआईडीएमके का अभी दूर दूर तक कोई मतलब कह सकते हैं कोई संभावना दिख नहीं, कम से कम एग्जिट पोल से नहीं दिख रही है। और बीजेपी तो अभी भी वो जैसे कहते हैं केरलम में और तमिलनाडु में बीजेपी वो एक किसी तरह से अपने प्रेजेंस को वहाँ पर लोगों के बीच में लाना चाहती है। तो फिर ऐसी उन चीज़ों को क्योंकि देखिए स्टालिन गवर्नमेंट ने बहुत गंदे गंदे काम किए थे, भारत विरोधी जितनी भी गतिविधियां रही हैं, आज से तमिलनाडु का नहीं रहा है। जब मद्रास स्टेट हुआ करता था तब कम से कम कांग्रेस के शासनकाल में कुछ बातें तो ऐसी थी कि पब्लिक डोमेन में जैसे वो केंद्र और राज्य में बहुत ट्रांसपेरेंसी थी, फिर भी एक तमिल फीलिंग तो था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस का खात्मा होता है और वहाँ पर डीएमके के युग की शुरुआत होती है, वहाँ से फिर वो कहते हैं ना कि एक कॉन्स्पिरेसी वाला जो दुर्गंध है वो शुरू होता है, जो आज तक है। यहाँ तक कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में करुणानिधि इत्यादि लोगों का नाम था, हाथ था, और एकदम डायरेक्ट हाथ नहीं भी था तो उनकी सह थी, उनकी जानकारी में थी कि लिट्टे जो है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम्स, राजीव गांधी को मारने वाला है। इस तरह के तमाम चीज़ों का इंटेलिजेंस जो है वो राज्य सरकार भी रखती है, और राज्य सरकार के साथ साथ समानांतर ही पैरेलल केंद्र सरकार भी सारी चीज़ों को रखती है। लेकिन दोनों के पेनिट्रेशन में अंतर होता है। केंद्र का जो इंटेलिजेंस होता है वो उतना व्यापक नहीं होता जितना स्टेट का होता है, क्योंकि स्टेट में सिर्फ इंटेलिजेंस के लोग ही नहीं होते हैं, उनकी गवर्नमेंट मशीनरी होती है, लोकल वहाँ पर लीडर्स होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, लोगों का इंटरेक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इंटेलिजेंस इनपुट को डिकोड करना आम आदमी की बात नहीं है। एक पान की दुकान पर खड़ा होकर के कोई कह रहा हो कि ऐसे मुख्यमंत्री को तो गोली मार देना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी है कि वो इंटेलिजेंस वाला रिपोर्ट कर देगा और उस आदमी को कल अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एक मूड मीटर होता है लोगों का, पब्लिक के मूड मीटर को मैप किया जाता है कि क्या ये जो आक्रोश है ये कॉमन है या ये छिटपुट है। लेकिन अभी की जो खबर है, जो मैं पिछले कई दिनों से इस चीज़ को सुन रहा था अलग अलग माध्यमों से, लेकिन एग्जिट पोल के पहले मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब एग्जिट पोल आ गया और उसके आंकड़े जब सार्वजनिक हो चुके हैं, तब इस बात को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि अब उन्हें डर है कि जैसे ही कोई भी नई सरकार आएगी तमिलनाडु में, चाहे वो जोसेफ की ही सरकार क्यों ना आ जाए, और टीएमसी तो खैर जा ही रही है, उस अर्थ में केंद्र का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि आंकड़ों के खेल में कोई थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो नई सरकार जब भी आती है तो उसकी गवर्नमेंट मशीनरी पर पकड़ बनते बनते देर लगती है। लेकिन इंटेलिजेंस की कुछ ऐसी गोपनीय चीज़ें जो वर्तमान के पार्टी के खिलाफ जाती हों और किसी और के पक्ष में जाती हों, उसको तो वो सरकार वहाँ रहने नहीं देगी, वो गवर्नमेंट वहाँ रहने नहीं देगी। इसीलिए सबसे पहले उन चीज़ों को जलाया जाता है, और ये बहुत बड़ा वाइड नेटवर्क से आता है।
और ऐसा भी नहीं है कि वो सारे जो डिजिटल मोड में होने से तो खैर आसान है, डिलीट भी कर दिया, डिलीट करना भी आसान है, और डिलीट करेंगे तो फिर उसका ट्रेस भी आप छोड़ देंगे कि आपने डिलीट कर दिया है। और वो किस हद तक डिजिटल वेब में परकोलेट कर चुकी होती है कि एक जगह डिलीट किए वो पता नहीं और कहाँ कहाँ किन किन लोगों के पास वो फाइलें पड़ी होंगी। तो वो आसान नहीं होता है, इसीलिए इंटेलिजेंस की फाइलों को डिजिटल मोड में रखा ही नहीं जाता है, अनलेस कि उसके कुछ सिनॉप्सिस बना करके किसी को भेजना हो। लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं और ना जाने किस किस तरह की फाइलें होंगी। हम तो सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं, और हमारा स्पेकुलेशन ऐसा नहीं है कि एकदम सटीक ही बैठे, हो सकता है। लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं वो जिसको कहते हैं ना कि एक एक तरह की घबराहट है। वो जैसे होता है ना कि चलो भाई हम तो जा रहे हैं, जितना भाड़ सकते हैं इस जगह को, जितना तितर बितर कर सकते हैं, जो कुछ उठा के ले जा सकते हैं, जो कुछ उठा करके फेंक सकते हैं, तोड़ मरोड़ सकते हैं, इस तरह के जो डेस्परेशन में, बौखलाहट में जो काम हो रहे हैं, वो काम अब इस बात को तो एग्जिट पोल को ही एक तरह से कहें कि पुख्ता कर रहे हैं, एग्जिट पोल का ही समर्थन कर रहे हैं कि डीएमके इज गोइंग एंड टीएमसी इज मेकिंग इट्स एग्जिट फॉर श्योर। और इसी तरह के डेस्परेशन में सारे काम होते हैं, and this is likely to ensure certain measures of action against the convention so far। अभी तक जो लोग हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शंस भी होंगे। एक तो जो पॉलिटिकल आउटलैश होना है वो तो होगा ही होगा। दूसरा, हो सकता है कि उन इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीज़ें उनके अपने घोटालों की भी हो। बंगाल गवर्नमेंट का एकमात्र उद्देश्य था सत्ता, सत्ता और सत्ता। और हालांकि ये तो मैं कहता हूं कि केंद्र में बीजेपी भी है, तो बीजेपी ऐसा थोड़ी है कि पूरी तरह से राष्ट्रवादी है। और राष्ट्रवाद, अब तो खैर मोदी ने अपना चेहरा भी एक तरह से बेनकाब कर दिया। राष्ट्रवाद की लहर में आप ऊंचाई पे चले गए और उसके बाद आपने बता दिया कि मैं सत्ता के लिए हूं। लेकिन ये टीएमसी हो और डीएमके हो, इन्होंने तो कह ही दिया कि हम सत्ता के लिए हैं। इनके पास तो कोई और गोल ही नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों के पास किसी तरह का कोई भी राष्ट्रवाद का गोल कभी नहीं रहा है। एक तो ये क्षेत्रीय आधार पे बनते हैं तो इनका गोल ऐसे ही थोड़ा लोकलाइज हो जाता है। ऊपर से ये एंटी इंडिया और एंटी भारत जो इनका स्टैंस रहता है, विशेष करके बंगाल और तमिलनाडु को कहें। केरला में उतना मैनिफेस्ट इसलिए भी नहीं है क्योंकि केरला में जो भी गवर्नमेंट रही है अब तक की, नंबूदरीपाद से लेकर के अभी तक, उन सबों के अंदर एक था कि भाई हम बहुत छोटे हैं, हम अपने प्रेजेंस को बना के रखें, यही काफ़ी है। तो उनका जो एंटी इंडिया स्टैंस है वो बहुत वोकली मैनिफेस्ट नहीं होता है, बहुत सटली मैनिफेस्ट होता है। लेकिन बाकी लोगों ने, आंध्रा में भी उस तरह से कभी नहीं रहा, कर्नाटका में भी नहीं रहा। और खैर उत्तर भारत के प्रदेशों में एकमात्र जो कहते हैं ना कि जो खतरनाक प्रदेश है वो है पंजाब, जिसने पूरी तरह से प्रो खालिस्तानी, एंटी इंडिया, एंटी भारत स्टैंस रखा है। और वहाँ पर अभी भी कांग्रेस और अकालियों को छोड़ करके दूसरे का इनरोड इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि अभी जो आप यानी आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट हम वहाँ देख रहे हैं, वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि कांग्रेस और अकाली का ही सॉफ्ट वर्जन है। वो सॉफ्ट नहीं कहे, वो खतरनाक वर्जन है वो। लेकिन अभी जो हो रहा है वो बहुत इंटरेस्टिंग इस मायने में हो जाता है कि 4 मई से पहले कोई भी जो क्रिमिनल होता है अपने क्राइम का जो फुटप्रिंट है उसको मिटा देता है। संभव है कि इंटेलिजेंस फाइलों के बहाने ये डीएमके और टीएमसी अपने अपने क्रिमिनल फुटप्रिंट्स को मिटा रही हों। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। अभी बहुत कुछ होगा, लेकिन अभी जो मुझे जानकारियां अलग अलग माध्यमों से जो मिली, और जिसकी जानकारी मतलब 29 के पहले भी परकोलेट हो रही थी, लेकिन अब वो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें थोड़ी अफवाह में होती है, हर चीज़ हॉर्सेस माउथ से नहीं आता है, तो थोड़ा हमें वेट करना पड़ता है। लेकिन आज कल एग्जिट पोल के बाद से आज तक जब चीज़ों को फिर से ऑब्जर्व करके देखने की कोशिश की गई तो लगा कि इनका डेस्परेशन जो था वो पहले एक तरह से कह लें कि वो एक जेस्चर लग रहा था, अब वो एक रियलिटी हो चुका है। और इसी डेस्परेशन में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इस शॉर्ट वीडियो में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।